नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। मेरे साथ इस वक्त तौसीफ़ अहमद ख़ान साहब मौजूद हैं और बात हम करेंगे इनसे ईरान इसराइल जंग के हवाले से। तो तौसीफ़ साहब ये बताइएगा कि ये ईरान को तो वो पाउंड कर रहे हैं मुसलसल, और उनकी जो लीडरशिप है वो रफली ख़त्म हो चुकी है और नज़र नहीं आ रहा कि दुनिया की कोई भी ताकत ईरान की तरफ से इंटरवीन करने के लिए तैयार है, क्योंकि ना हमें रूस का कोई इस तरह की चीज़ नज़र आई है और अमेरिका ने दूसरी तरफ इसराइल की डिफेंस के लिए, जो कि उतनी ज़्यादा नुकसान का भी अभी तक जो है वो उनका एहतमाल कोई ऐसा नहीं है, उसके बावजूद इस अमेरिका की जो तमाम तर जंगी साजो सामान है वो पहुँचना शुरू हो गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर, वो पहुंचना शुरू हो गया मेडिटेरेनियन के अंदर, वो यूरोप में पहुंचना शुरू हो गया, रिफ्यूलिंग के लिए काम शुरू हो गया, वॉरशिप्स जो है वो इंडो पैसिफिक से खाली हो गए। ईरान को क्या बहुत बुरी तरह से डेसिमेट करने का इरादा बन चुका है, फाइनल हो गया? इनका जो इरादा था या जो प्लान था कि जैसे उनकी मिलिट्री लीडरशिप ख़त्म करके रख दी, एक टाइम में सारे ख़त्म कर दिए, और उसमें साइकोलॉजिकल वारफेयर भी है कि देखें जी हमने तो आपकी लीडरशिप ही ख़त्म कर दी, साइंटिस्ट मार दिए, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट सारे ख़त्म कर दिए, तो एक केओस पैदा करने की कोशिश थी। देखें वॉर थिएटर में जाके जो नताइज निकलते हैं और वॉर शुरू करने से पहले जो आप प्लानिंग करते हैं, वो जो वॉर गेमिंग करते हैं, ये बहुत दफ़ा डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अभी इंडिया की मिसाल आपके सामने है, तो वो उन्होंने सारी लीडरशिप ख़त्म करने के बावजूद कि जी वहाँ पर जी पब्लिक बाहर आ जाएगी, रिजीम गिर जाएगा, यही प्लान है। न्यूक्लियर वाली बात तो आप छोड़ें ना जी, वो तो और बात है। लेकिन जो उस वक्त की जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है वो ये है कि ये 50 से 100 मिसाइल जो हैं, अगर ये पूरी तैयारी करके भी हमें अटैक करेंगे, अव्वल तो ये उठ ही नहीं सकेंगे इस नुकसान से, तो अगर हुआ भी तो 50 से 100 मिसाइल मारने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, वो जवाब वैसे नहीं आया जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो उनकी वार गेमिंग थी। ईरान 18 घंटे बाद, जो ईरान की नाअहली है वो भी आपके सामने है, और 18 घंटे बाद जो ईरान का रिजॉल्व आया वो भी हैरान कुन है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, ये नज़रियाती मामलात है। ठीक, चाहे ईरान हो चाहे हमास हो, मैं ईरान हालांकि स्टेट है, नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, लेकिन एक नज़रियाती रिजीम सो कॉल्ड वहाँ पर मौजूद है। मुझे और आपको 100 इख्तलाफात उनके साथ हो सकते हैं, बल्कि उनकी पब्लिक को भी होंगे, लेकिन वो नज़रियाती रिजीम है। वहाँ रिप्लेसमेंट जो है ना वो मौजूद होती है। और दूसरी बात, बेशक मैं और आप इसे एक बेवकूफ़ी भी तसव्वुर करें, और है भी, कि आपके 2 दर्जन जो आपके मुल्क को चलाने वाले हैं, जो एलीट है आपकी हुक्मरान एलीट, जो आपकी मिलिट्री एलीट है, वो वाइप आउट हो जाए। बिल्कुल, ये कुछ छोटा सा नुकसान नहीं है, और ईरान ने अपने अंदर सुधार लाया भी नहीं। ये नुकसानात पहले भी होते रहे जी। कोई, मुझे तो आज तक कोई उनकी इन्वेस्टिगेशन वाली रिपोर्ट ही नहीं मिली जिसमें किसी ऐसी असैसिनेशन का उन्होंने को बताया हो कि हमने कोई नेटवर्क पकड़ा या वो लोग शामिल थे, पकड़े नहीं गए, भाग गए, कुछ तो होता तो वो अलहदा बात है। लेकिन ऐसी नज़रियाती जो जमातें होती हैं या रिजीम्स होते हैं, इनके पास रिप्लेसमेंट होती है, और वो रिप्लेसमेंट आई। सर देखें, अब रिप्लेसमेंट की जहाँ तक बात है, उन्होंने IRGC का नया कमांडर लगाया था 2-3 दिन पहले, वो भी आज मार दिया है जी। जो पहले दिन 2 साइंसदान मारे थे, 9 कल मारे हैं, और मज़ीद साइंसदान जो है वो आएंगे। अब एक नॉलेज की बात जो होती है कि नॉलेज ख़त्म नहीं होती, लेकिन क्या वो नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने वाले अफराद, ये ऐसे ही है कि आप अगर पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसकी सारी क्रीम मार दें, पाकिस्तान की आर्मी की सारी क्रीम मार दें, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस है उसकी तमाम अफराद को मार दें, अभी तक सरकारी जो ओहदेदार हैं उनको उन्होंने कत्ल करना नहीं शुरू किया, जो कि हो सकता है कि आज रात को या कल जब हम जिस वक्त ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो तब तक वो ये भी करना शुरू करते हैं। आई थिंक दे आर लॉक्ड, क्योंकि खामेनेई को कत्ल करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, वो छुप के नहीं बैठा हुआ है। और आपने ये देखा कि याह्या सिनवार हो या हिजबुल्लाह की जो लीडरशिप थी, वो तमाम के तमाम इस्माइल हानिया, वो लोग पब्लिक प्लेसेस के ऊपर मारे गए, दे वर नॉट इन द हाइडिंग। ये जो चीज़ है ये आपकी लीडरशिप की, और फिर जाहिर सी बात है जब लीडरशिप आपकी नहीं होगी तो इवेंचुअली आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो उसको इफेक्ट होती है, और वो जितनी तेज़ी से इफेक्ट हो रही है, और बतदरीज लीडरशिप का क्राइसिस जो है, और एक टाइम इतने
अंदर तक अगर मोसाद घुसी हुई है तो हाउ लॉन्ग कैन ईरान सर्वाइव अंडर दीज सर्कमस्टांसेस? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहले तो आपने याह्या सिनवार की उससे मुझे आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ है। याह्या सिनवार के बारे में अगर आप पढ़ें तो वो कोई इतनी केयर नहीं करता था अपनी। जी ऐसा ही है, ठीक, सारे ऐसे थे। अच्छा, याह्या सिनवार जो है वो लड़ते हुए मारा गया, वो एक साइड पे रख लेते हैं केस। हिजबुल्लाह का मामला ये है कि हिजबुल्लाह की तो सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। वो एक्सपोज हुए जब वो शाम भेजा गया उन्हें, वो शाम में लड़े, शाम के अंदर उनके अंदर मोसाद ने अपनी इनग्रेस कर ली। और फिर आप देखें 10 साल पहले ये वॉकी टॉकी का प्लान शुरू हुआ, और वो बेवकूफ़ी का एक लेवल है, एक दास्तान है कि हंगरी जो आज भी वो कहा जाता है कि भी मोसाद के जो कोई 1-2 बड़े हेडक्वार्टर्स हैं उनमें हंगरी शुमार होता है। और फिर इंडियंस, उसमें एक इंडियन का भी नाम आया, उसके ज़रिए किस तरह ट्रैप किया गया। फिर वो वॉकी टॉकी का आया कि जी वो तो हर वक्त वॉर टाइम में लग सकता है सीने के साथ। फिर उसको चेंज किया, उसको पेजर में चेंज किया, और ये लोग बेवकूफ़ बनते रहे और किस वक्त की टेक्नोलॉजी कब इस्तेमाल करने पे आए। जी ठीक है, वो तो नुकसान हुआ। फिर हिजबुल्लाह का सैयद हसन नसरुल्लाह का जाना, या उनका जो कज़न थे उनका चले जाना, ये बहुत बड़े नुकसानात हैं। ये हिजबुल्लाह के इंटेलिजेंस ब्रीच इस वजह से आया कि शाम में वहाँ वो गए और उसके बाद साथ एजेंट अपने साथ लाए, मुखबर वो अपने साथ लाए, उन्होंने वो अपना खोल दिया, जो कि इन गुरिल्ला तंजीमों के मामले में बड़ी एहतियात बरतनी होती है। वरना जहाँ पर शेख हसन नसरुल्लाह मौजूद थे वो मुखबरी के बगैर मुकम्मल नहीं होता। तो वो मंसूबा, तो यही मामला ईरान में सामने आया, यही मामला ये मोहम्मद सिनवार की दफ़ा सामने आया। पहली दफ़ा हमास की सिक्योरिटी ब्रीच मोहम्मद सिनवार की दफ़ा सामने आई, ठीक है, अदरवाइज हमास इन सबसे ज़्यादा काबिल रही है। और यही मामला ईरान में हमने खुल के देखा। अच्छा, ये हम हिजबुल्लाह की अब बात करते हैं। हिजबुल्लाह का अभी सामने आया, काम तो हो रहा होगा। 20 साल पहले से ईरान के अंदर मोसाद के एजेंट्स भर्ती किए जा रहे हैं, उनके ठिकाने बन रहे हैं। मोहसिन फ़खरीज़ादा को जिस तरह कत्ल किया गया, न्यूक्लियर साइंटिस्ट पहले भी कत्ल हुए, जी ऐसे ही नहीं सुधरे वो आज भी। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उनकी जो फैसला करने की जो लीडरशिप है वो एलिमिनेट कर जाए तो क्या ईरान जंग बाहर नहीं हारेगा। ईरान अगर जंग हारा तो इस वजह से हारेगा जो उसके साथ अंदर हो रहा है ना, जो वहाँ उसके लोग रिक्रूट हुए ज़ाहिर है ईरानियों के बगैर तो नहीं हुए, और जो मोसाद के एजेंट वहाँ पर मौजूद हैं। और मैंने तो ये भी सुना है कि इंडियन भी हैं जो पकड़े कहा जा रहा है, मुझे नहीं पता। बहरहाल कुछ भी है, ईरान ने जिस तरह की अपनी सोसाइटी बनाई, इस रजीम ने जिस तरह उन पर सख्तियाँ भी की, और जितने वो काबिल ख़रीद ठहरे, वो एक सोचने की बात है। ईरान को जो ख़तरा है वो अपने अंदर से है। मेरे नज़र में ईरान को इतना ख़तरा बाहर से नहीं है, चाहे जंग की हालत में। लेकिन सर उसमें मसला ये ना कि अगर तो ईरान के अंदर से ये ख़तरात मौजूद हैं, हम इसको वॉर गेमिंग के तौर पर देखते हैं ना कि भाई बाहर से कोई आके बचा सकता है। मिसाल है, दुनिया कह रही है जी पाकिस्तान को जंग में कूद पड़ना चाहिए है। पाकिस्तान अगर घुस जाएगा अंदर तो पाकिस्तान, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने नहीं किया और वहाँ पर कोई रेजिम चेंज होता है तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर आगे रुक जाए। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताता हूँ। हमारे पास कितना तजर्बा है इस तरह के, जंग में कौन कूदता होता है हमारे पास, लेकिन तजर्बा तो बहुत है। हाँ बिल्कुल, आप से ज़्यादा अक्लमंद इस मामले में कोई है ही नहीं। अच्छा, ये मैंने नहीं पता सी। और दूसरी बात यह है कि आपको अगर ये अंदाज़ा हो, गलत या सही की बहस हम नहीं करते, कि इसके बाद इन्होंने तो अभी कागज़ पर लिखना नहीं शुरू किया था एटॉमिक पावर होना, और अभी भी ये साबित नहीं है कि ये वो एटॉमिक पावर बनना भी चाहते हैं या नहीं। जी, ये जिस तरह इराक के खिलाफ वो केमिकल वेपन और ट्रंप की जानिब से एटॉमिक रिएक्टर पर हमला, इराक पर, बिल्कुल वही ड्रामा वो रिपीट हो रहा है। तो हम तो एटॉमिक पावर हैं, हम तो किसी हद तक, मेरे दोस्त हैं, अब तो उन्होंने अपने नाम का भी ऐलान कर दिया, खुद बता दी वो स्टोरी। उमर चीमा, उनकी नेतन्याहू से मुलाकात हुई, उसमें उन्होंने नेतन्याहू से उनके मुंह पर कहा कि हमें ईरान से आर्जी तौर पर और उमर्स कंट्री उनसे मुस्तकिल ख़तरा है।
तो अगर हमने गलत या सही अज्यूम किया है कि इजराइल हमारे लिए ख़तरा हो सकता है, हमें ईरान में जो इजराइल की प्रॉक्सी हुकूमत आ जाए तो हम तो वल्नरेबल, 3 फ्रंट खुल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। तो उस हवाले से फिर तो हमारे पास बहुत तजर्बा है। फौजें कौन भेजा करता है? फौजें तो अपने मुल्क की लड़ा करती फौजें हैं। से मेरी मुराद वो नहीं है। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ। नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं, मैं वैसे वजाहत कर रहा हूँ। बैटल ग्राउंड कहीं और हो जी, तो वो आपसे बेहतर लड़ने का तजर्बा किसको है? मेरा क्वेश्चन ये है कि इसराइल, आपको याद होगा वो एक बड़ा मशहूर, मुझे याद है मैंने किसी ज़माने में कोई कॉलम पढ़ा होगा, कोई नवाए वक्त नहीं पढ़ा होगा, जिसमें जनरल ज़ियाउल हक ने एक दफ़ा कहा था कि जब रूस जो है वो अफ़गानिस्तान में 1979 में आया तो जनरल साहब ने अपनी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहा, जेंटलमैन वी हैव द बिग रेड बियर ऑन आवर डोर स्टेप नाउ। वो अब हमारा नेबर है। ईरान अगर फॉल करती है रेजीम तो इसराइल की प्रो इसराइल गवर्नमेंट वहां पर इंस्टॉल होगी। अब ये जो रेजीम को गिरा के प्रो इसराइल गवर्नमेंट, हमारे एक साइड पर अफगान बैठे हुए हैं, विच आर बेस्ट केस सिनेरियो में वो अनप्रेडिक्टेबल है। नहीं, वैसे भी इजरायलियों ने अपना कज़न भी कहते हैं, उसे अपने, और वो भी अपने आप को कज़न कहते हैं। पिछले 3-4 दिन से जो हमारे कौम परस्त बहन भाई हैं वो जिस तरह से इसराइल के लिए पंजाबियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इस तमाम जंग के लिए मैं खुद गैर पंजाबी के तौर पर मैं हैरान रह गया कि मैं इस तरह भी होता है क्या क्योंकि मैं भी पंजाबी उनके नजदीक। उस सारी चीज के होते हुए ये जो ईरान की जंग है ये इतनी इनकॉन्सिक्वेंशियल तो नहीं है पाकिस्तान के लिए। नहीं, मेरा ख्याल है। और अगर मैं मान लेता हूं कि हम शायद बूट्स ऑन ग्राउंड का तो कोई चक्कर नहीं है, या हमने कोई अपने जहाज नहीं भेजने वहां पर, हम कुछ ना कुछ हेल्प कर सकते हैं। लोग कह रहे हैं कि हम अभी भी कर रहे हैं। That's my point. हाँ, लेकिन ये जो रेजीम चेंज हो जाने के नुकसानात हैं, क्या हमें रेजीम को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, लेकिन उससे पहले रेजीम को कुछ करना होगा। जी, पहले उन्हें अपने जर्नैल सड़कों से उठा के किसी बंकरों में लेके जाने होंगे, मोसाद का नेटवर्क पकड़ना होगा, उन्हें लॉन्ग वॉर, लंबी जंग के लिए अपने आप को तैयार करना होगा, और अपनी पब्लिक को भी, ये भी खैर मुश्किल काम है कि पब्लिक का भी साथ लग जाए। हाँ, वो जो नेशनलिज्म है, जो ईरान का नेशनलिज्म वैसे भी मशहूर है, लॉन्ग वॉर में जा सकते हैं चाहे तबाह होते रहें, तो आप भी मदद करेंगे और भी कई लोग मदद करने आ जाएंगे जिनके वहाँ पर स्टेक्स मौजूद हैं। आपके पास भी कोई हल नहीं है। बाकी जंग उन्होंने खुद लड़नी है। अफगानियों ने जंग खुद लड़ी थी, या हमने जो बेवकूफ़ी की वो बेवकूफ़ी थी कि हमने को अपने जिहादी भी रिक्रूट कर लिए और वो बाद में काउंटर प्रोडक्टिव हो गए। जंग अगर ईरान खुद लड़ना चाहता है तो ईरान को जंग कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, रीज़न मैंने बता दी। पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान को मैं इतनी, इस हवाले से पाकिस्तान के अपने मफादात अपनी जगह, दुनिया में पाकिस्तान डिस्कस कोई नहीं हो रहा है इस तरह। दुनिया में अगर डिस्कस हो रहा है तो रशिया हो रहा है, चीन हो रहा है और तुर्की हो रहा है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान, सोशल मीडिया पर हम अपने आप को खुद, नहीं वो इंडियंस कह रहे हैं पाकिस्तान उनका न्यूक्लियर मार देगा। देखिए ना, इंडिया और पाकिस्तान एक तरह की नस्ल है, 4 दिन की जंग लड़ी हुई है। हमें अपना जोश है कि हम बचाने पहुंच जाएंगे। कोई फौज नहीं जाया करती जब तक कि कोई खुद ना लड़े। जब वो खुद लड़ेंगे, मदद खुद आ पहुंचती है। और मेरा नहीं ख्याल जो ईरान की इकोनॉमी है उसके लिए किसी को ज़्यादा मदद की ज़रूरत पड़े, वो पैसे खर्च सकते हैं। चीन सोचे ना जी, सस्ती एनर्जी ले रहा है। चीन के सारे स्टेक्स ईरान के साथ हैं। चीन का मिडिल ईस्ट में जो सबसे बड़ा इंटरेस्ट है वो ईरान में मौजूद है, कतर में मौजूद है। ये सारी डिसमेंटलिंग चीन अफोर्ड कर सकता है। तो जाहिर है, अगेन वही बात, चीन भी तभी आएगा जब वो लड़ेंगे, और आई बिलीव कि वो लड़ेंगे। अच्छा देखिए, ये लड़ने वाली जो बात है, ये तो अभी जर्नैल सारे मर जाएंगे। जर्नैल सारे मर जाएंगे। अभी जो काम हो रहा है, अब ये जब जर्नैल सारे मर जाएंगे तो लड़ना किसी को आता नहीं होगा। गोरिल्ला वॉरफेयर की तरफ आप जा सकते हैं और उनके अंदर कुछ फौजी हजरात होंगे। और मुझे याद है कि हम पढ़ रखा है, मतलब याद मैं वहाँ पर मौजूद नहीं था, बट हमें ये पता है हमें कि ईरान की जो फ़िदाईन का कॉन्सेप्ट है, और जो 1981 to 1989 उन्होंने नेकेड अग्रेशन के फेस में, और जिसके उस वक्त भी जिस तरह से आज इसराइल के पीछे अमेरिका खड़ा हुआ है, उस वक्त इराक के पीछे खड़ा हुआ था। लेकिन उन्होंने 8 साल तक जंग जारी रखी। अपना भी कुछ नहीं रहा, उनका भी कुछ नहीं रहा, लेकिन ईरान का 1 इंच उन्होंने किसी को दिया नहीं।
सेम गोज विद इजराइल नाउ। लेकिन इस सूरत हाल में देखिए, ये याद रखिए कि वो 1979 में नया नया रेवोल्यूशन आया था, 2 साल अभी हुए थे, बहुत बड़ा और ये जो 8 साल थे वो रेवोल्यूशन के बिल्कुल स्टार्ट में थे। बट एट द सेम टाइम सर, हाउ आर यू गोइंग टू फाइट? व्हाट रिसोर्सेज डू यू हैव? ह्यूमन रिसोर्स का है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स, नॉट अच्छा बज़ाहिर यहाँ पाकिस्तान में आपने देखा, इवन मैं और आप अपनी बात कर लेते हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट पर भी तनकीद करते रहते हैं। जी, जंग हुई तो मैं और आप कहाँ खड़े थे? नहीं, ज़ाहिर है इंडिया के खिलाफ खड़े थे। ठीक है, नहीं अपनी फौज के भी साथ खड़े थे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि फौज उसी काम पर थी जिस काम के लिए बनी हुई है। और मैंने वो मेरा ख्याल ट्वीट में भी लिखा था कि ये जो 10-15 दिन है, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। तो सीफ साहब, मेरा एक ना यहाँ पर मैं आपको रोकूंगा। हमारी टोटल एंगेजमेंट थी 4 दिन की। उन 4 दिनों में आवर आर्मी परफॉर्म्ड ब्रिलियंटली। 4 दिन से ज़्यादा तो वहाँ पर हो गए हैं, और देयर आर्मी, आप ज़रा इस चीज़ को ज़रा एनविजन करने की कोशिश करें कि अगर पहले 4 दिन में हमारी टॉप आर्मी लीडरशिप, ब्रास एंड इंटेल मर चुकी होती, तो हमारा मोराल कैसा होता? हमारा मोराल काफ़ी ख़राब होता, और वो नज़र भी आ रहा है। और हम ये कहते हैं, आप सिर्फ और हम क्या कह रहे होते उस वक्त? हम ये कह रहे होते कि तुसी डीएचए बना लो फिर। हाँ, हम कह रहे होते, लेकिन जो जब आपकी फौज जो है रिजॉल्व देना शुरू कर दे नुकसान के साथ भी, आपके पास फिर रजीम के पास या उस हुक्मरान एलीट के पास एक विक्टिम कार्ड भी आता है। याद रखिए, आप सुन लें, मेरी बात सुन लें। अभी जो उन्होंने फौरी तौर पर हमलों का क्यों सोचा कि जुमे की रात को अटैक हुआ जी, तो वो तो अभी जनाजे उठा रहे थे। इतना बड़ा नुकसान है, कभी आप सोच भी नहीं सकते। मतलब कभी मुझे शर्म आती है सोचते हुए। इसके बावजूद वो जो 100 ड्रोन उड़ाए, पहले 100 ड्रोन ही उड़ाए, वो मेरा ख्याल जॉर्डन ही नहीं क्रॉस किया जी। वो पब्लिक का ही तो प्रेशर था कि कुछ करो, आपके तो पले ही कुछ नहीं निकला। आपको तो घर में मार पड़ रही है, बाहर से किसी ने आगे कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाया था अभी। आपको तो ड्रोन्स ने मारा है, आपको तो मुखबरियों ने मरवाया, ठीक है। तो फिर साथ वाले मोहल्ले से आके मार गए, मोहल्ले में मार गए। मेरा ख्याल है कि जो इनके खिलाफ जो इन्होंने अहमकाना हरकतें अपना कैजुअल लिया, इन्हें पता था जंग आ रही है। अब कैजुअल लेने का आप आलम देख लें, कब से 2023 से जंग शुरू है गजा की। जी बिल्कुल, तब से ईरान को थ्रेट्स हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, थ्रेट ना भी हों, अब हम मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना रहे हैं, हम फलाना मिसाइल बना रहे हैं, फलाना मिसाइल बना रहे हैं, ऐसे ही है। ये आपने अपनी जंग में भी देखा, अच्छी एयरफोर्स के बगैर ये मुमकिन है? ये तीनों चीजें मिलेंगी तो आप फुल स्पेक्ट्रम वॉरफेयर जिसको कहते हैं, फुल स्पेक्ट्रम मल्टी डोमेन सिस्टम हमारे एयर मार्शल औरंगजेब ने कहा, या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में ही नहीं आप गए, आपकी एयरफोर्स ना होने के बराबर है ही नहीं। ठीक है, अब आपने गुजारा करना है। एयर चीफ पहले दिन मर गया जी, बाकी की लीडरशिप कन्वीन हुई एक अंडरग्राउंड बंकर के अंदर, उथे बंकर च मर गए। एग्जैक्टली। अच्छा, अब उन्होंने कहा एयरफोर्स से तो काम ही नहीं लेना। अब वो एयर डिफेंस सिस्टम पहले काफ़ी हिट करवा बैठे हैं। दोबारा जो मेरे पास इतला है तेहरान के हवाले से, तेहरान में इंटरसेप्शंस नज़र आ रही हैं। जी जी, हो रही हैं, इसमें कुछ नहीं। लिहाजा उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी गलतियों से सीखा जरूर है, और कोई इंजीनियर वहाँ पर है ठीक भी कर रहे हैं, जो ठीक भी कर रहे हैं और उसको दोबारा से कर भी रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि अगर ये गलतियों से सीख सकते हैं तो ये रजीम सस्टेन कर जाएगा। ये मुल्ला रजीम है, ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, वो नॉन एग्जिस्टेंट है। फिर वो जो रजा शाह पहलवी का बेटा है, उसने जो अमेरिका और इजराइल की मिन्नतें की हैं, पैरासिटिकल होर, हाँ जी, वो पैरासिटिकल इंपीरियल होर, ये मेरा किसने लिखा है? ख्वाजा आसिफ साहब, डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान की। पूरी दुनिया में वो कह रहे डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ही इज अ पैरासिटिकल इंपीरियल होर। यार बात सुने, वो सियासतदान है, गल सही होता, कहने की बातें बाज नहीं होती, उन्होंने कह दिया। अच्छा, वो रुकते नहीं है। हाँ, ठीक है। कुछ तो लोग कह रहे थे 1:30 बजे में, वैसे मेरी जो इतला है वो ये कि वो नहीं पीते,
नहीं बिल्कुल हाँ, वो कोई अंडर द इन्फ्लुएंस नहीं थे, गुस्से में हो सकते हैं। गुस्से में हो सकते हैं। देखें, आपके वजीर दिफा को चाहे कख ना समझा जाए यहाँ पर, लेकिन वजीर दिफा को पता होता है कि इसकी हीट हम तक ही आनी है। ये सामान बंदोबस्त हमारे लिए है, जी जी जी, ये किसी और के लिए नहीं है। ईरान कोई एटम बम नहीं बना रहा था तो उसकी बारी आई है, इराक की आई है, लीबिया की आई है और शाम की आई है। ईरानियों के पास डिज़ाइन है कि भी हम इराक में क्या हुआ, ईरानियों के पास नमूना मौजूद है कि शाम में क्या हुआ, ईरानियों के पास मौजूद है लिबिया में क्या हुआ, और ईरानियों के पास ये है कि हमारे साथ भी यही होगा। तो रज़ा शाह पहलवी ने उनको दरख्वास्त करके अपनी मत मार ली है, और बाकी जो अपोजिशन का हाल है वो कोई नहीं है, और ये नेशनलिज्म को ये रिजीम उभारेगा। डू यू थिंक रशिया एंड चाइना विल इंटरवीन? मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा कि उनको करना चाहिए या नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ डू यू थिंक दे विल? अच्छा, रशियन के तो उनके तो हाथ जो है ना वो बंधे हुए हैं इस वक्त। वो यूक्रेन की वॉर में जो है वो मसरूफ़ है, और इज़राइल के पास जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो उनके पास सामान पहुंचा है, वो रशिया का के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि वो यूक्रेन की पैट्रियट बैटरीज रोक के, वो पैट्रियट बैटरीज वो इज़राइल को मिली हैं। अच्छा, ये इज़राइल की कामयाबी है कि रशिया ईरान के साथ उनके बहुत ताल्लुकात, यूक्रेन की जंग में ईरान ने बड़ा साथ दिया, लेकिन इज़राइल के साथ भी उनकी अच्छी इंगेजमेंट है। अगर रशिया के ऊपर कोई सालसी का वजन आया तो रशिया से बेहतर सालस कोई नहीं हो सकता, अमेरिका से बेईमान सालस कोई नहीं होता, और उसे तो बनाएगा भी नहीं ईरान। मेरा ख्याल है इस वक्त रशिया वैसे आने की पोजीशन में नहीं है। चीन को आना चाहिए। नहीं आएगा कि नहीं? मेरा ख्याल है कि वही शर्त है कि ईरान खड़ा हो। आप 10 दिन जंग तो लड़े हैं, 8। मैं आपको एक बात बता दूं, दिस वे और दी अदर, ये 8 हफ्तों से ज़्यादा जंग नहीं आगे जाने वाली। और अगर 8 हफ्तों की जंग है, 8 हफ्तों की जंग में इजराइल भी सस्टेन नहीं कर सकेगा जब तक कि अमेरिका ना आए। अमेरिका तो आया खड़ा है, तब भी 8 हफ्तों तक ये अगर जंग आगे ले जाता है ईरान, फिर चीन आएगा। चले देखते हैं। तो नाज़रीन, आपने सुना कि चीन आएगा, और देखते हैं कि चीन आता है या नहीं। तो आसिफ साहब को फिर फौज लेके 8 हफ्तों बाद हमने पूछने आया कि नहीं, और फौज लेके नहीं आएगा। मेरा ये मानना है कि चीन नहीं आएगा, और उसकी वजूहात वैसे मैंने ऑफ एयर बताई थी। मैं ये बता सकता हूँ, थोड़ी सी बात है ताकि हम इसको खत्म करें। आप बताएं कि चीन ईरान को कोई रिलायबल पार्टनर नहीं समझता। चीन का ये ख्याल है कि ईरान जो है वो वेस्ट को खुश करने के लिए, वेस्ट को अपीज करने के लिए चीन को डिच कर सकता है। एट द सेम टाइम ईरान चीन के साथ अपने ताल्लुकात उसने उस तरह से एस्टैब्लिश नहीं किए अपार्ट फ्रॉम एनर्जी, और चाइना भी उनको बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए जो है वो अपनी चीज़ें देता है। नंबर 3, ईरान के बारे में उनका ये ख्याल है कि ये अपनी सिक्योरिटी को लेकर सीरियस नहीं है। मैं आप जवाब दे दूं और उसके बाद ख़त्म कर लें। मुल्कों की बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, इससे बड़े इल्ज़ामात पाकिस्तान पर है इस हवाले से। नहीं सुन लेना, मैं आपको सर अब आप अड़ गए ना, पहले मेरी बात तो सुन। एक सेकंड अली साहब, आप पहले मेरी बात तो मुकम्मल होने दें। रुक जाए। पाकिस्तान के ऊपर अपनी सिक्योरिटी को लेकर नॉन सीरियसनेस का कोई इल्जाम नहीं है। नहीं, अपनी सिक्योरिटी को लेकर नॉन सीरियसनेस का इल्जाम वाकई पाकिस्तान पर नहीं है, लेकिन अपनी एनर्जी को लेकर चीन के भी नॉन सीरियस होने का इल्जाम कोई नहीं है चीन पर। चीन की भी ये बैकबोन है, ठीक है, ये भी ज़हन में रखिए। दूसरी बात, वो जो आपने मुझे असल बात भुला दी, ईरान ब्रिक्स का मेंबर है, ब्रिक्स को फ्यूचर के तौर पर देखता है। चीन किसी जंग में खुद से नहीं आएगा। चीन को उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया, ये ईरानियों की बेवकूफ़ी है जी, ठीक है, ये बात मानने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक्स के हिसाब से ईरान उनके वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, और ईरान के जाने से, इजराइल या अमेरिका की प्रॉक्सी आने से चीन का रास्ता रुकता है। जिस तरह पाकिस्तान का रुकता है ना सांस, पाकिस्तान का सांस रुकता है, चीन का रास्ता रुकता है, बल्कि चीन का भी सांस रुकता है। चलिए, ये एक लॉजिकल आर्गुमेंट है, मैं इसको आई टोटली एग्री विद यू कि चीन के लिए जो है वो इसके स्टेक्स बहुत बड़े हैं, और यहाँ पर छोड़ना जो है इस वॉर के दौरान, और ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए कि शी जिनपिंग की जानिब से या चाइना की जानिब से अपने जो लोगों को कहा गया है कि इसराइल से अगले कुछ दिनों में दूर रहें, बल्कि बाई रोड आ जाए।
बाय रोड आ जाएं, उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, बट दिस कुड आल्सो बी इंटरप्रेटेड एज ए सिग्नल टू द वेस्टर्न पावर्स के चाइना इज देयर। तो ये एक सीरियस बात है, बट एट द सेम टाइम मैं एक तौसीफ साहब इस नोट पर ख़त्म करता हूँ, एंकर होने का फ़ायदा मैं इस नोट पर ख़त्म करना चाहता हूँ कि जब ये जंग ख़त्म हो जाएगी ना, रजीम और नो रजीम, मैं चाहता हूँ कि ना कोई आप मुझे हेल्प करें, थोड़ी सी हम मैनेज करें, कोई अरेंज करके ना कोई रजीम से करीबी ईरानी मुल्ला लेकर आएँ और उसके साथ बैठकर पॉडकास्ट करें और उससे पूछें यार तुसी की सोच रहे सी, ज़रा अपनी ना पिछली 40 साल की फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस हमें समझाने की कोशिश करो, और ये देखेंगे अभी ज़रूर देखें, लेकिन मुल्ला हर जगह सेम ही होता है, आपको जवाब ऐसा मिलेगा कि आप याद करें। नहीं, ईरानी मुल्ला के बारे में मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप भी ज़रूर पढ़िएगा, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो लोगों को भी मैं कहूँगा कि एलिस्टर क्रुक की बुक है एक रेजिस्टेंस, और उसके अंदर वो ईरानियन जो मुल्ला की सिक्योरिटी, डिप्लोमेसी, कल्चर और वेस्ट के साथ खिलाफ रेजिस्टेंस की जो फ़िलॉसफी है उसको उसने बहुत खूबसूरती से उसने एक्सप्लेन किया है इंटरव्यूज़ के ज़रिए और लोगों से बात करके, और फिर उसने उसको फ्रेमवर्क में लेकर आया, एकेडमिक फ्रेमवर्क में लेकर आया। सो इट्स अ ग्रेट बुक। लेकिन आप एक ईरान के मुल्ला को बाकी मुल्ला से मेरा ख्याल है कि हमें नहीं हो, देर वेरी कंपैरेटिवली स्मार्टर, पढ़े लिखे ज़्यादा हैं। तो नाज़रीन, अभी आपने देखा टाइम जो है वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया, तो हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। दिल नहीं कर रहा क्योंकि जंग भी मुसलसल जो है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, मगर उम्मीद करते हैं कि हम दोबारा जो है वो यहाँ पर आपके सामने बैठेंगे और दोबारा से आपको जो है वो मज़ीद हालात के हवाले से बताएंगे कि अभी क्या चल रहा है। फ़िलहाल के लिए तौसीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।